हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। जितने भी एस्पिरेंट क्लैट, DU, LLB, A-लेट, एनएलएस-सेट, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2022 या 23 में देने वाले हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर समय के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस सेशन को। उससे पहले क्लैट 2022 में जो लोग क्लैट UG का पेपर देने वाले हैं, क्लैट PG LLM का देने वाले हैं, इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए ऑल इंडिया ओपन मॉक जो है वो संडे 9 बजे से आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे सैटरडे में लिंक डाल दी जाएगी, तो इस मॉक को दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ें, आज के एडिटोरियल्स देखते हैं। उससे पहले एक स्टूडेंट का एक मैसेज सुबह सुबह देखा मैंने, तो आई रियली वांट टू डिस्कस अबाउट इट। उनका ये कहना था कि सर, मेरे घर में जो मेरे भैया हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे घर वाले जो हैं वो उनसे कंपेयर करते रहते हैं मुझे, और मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सिर्फ चलिए तो एक घर की बात है, पर ये हर कोई फेस करता है इस प्रिपरेशन के दौरान कि आपकी कंपैरिजन किसी से करी जाती है या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो एक बहुत ही फेमस कहावत इन सब के लिए जो मैं कहना चाहूँगा, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को लोग कंपेयर कर रहे हैं, हटाओ, आपको अपने आप को बेटर करना है। और मैं ये कह रहा हूँ, हर दिन अपने ऊपर काम करो, हर दिन अपने आप में एक नया बेटरमेंट लेके आओ, कुछ नई चीज़ सीखो और अपने ऊपर वर्क करो। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, सेल्फ मोटिवेट रहो और आगे बढ़ो। अब आज की बात करते हैं एडिटोरियल्स की। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ राइट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन टू 21। और यहाँ पे देखिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला आर्टिकल है, लेकिन ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, बाकी आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये एक अश्योरेंस होता है किसान को कि अगर फसल की कीमत बाद में कम भी हो जाती है, मार्केट रेट खराब भी हो जाता है, तब भी सरकार आपसे इतने कम अमाउंट में, मतलब इस फिक्स अमाउंट में ये फसल खरीदेगी। एक एग्जांपल से समझ लो, राम जो है ना, वो देखता है कि 2021 में प्याज की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसके चलते हुए राम जो है वो प्याज उगा देता है। पता पड़ता है कि 2022 में प्याज की कीमत बिल्कुल जो उसने सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इवन उसकी जो मिनिमम लागत आई होती है उतनी भी नहीं आ पाती है। अब अगर ऐसे सिचुएशन में राम जो है वो अपनी फसल को बेचेगा तो नुकसान में चला जाएगा। क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या उगाएगा फिर फ्यूचर में? तो ऐसे केसेस को बचाने के लिए सरकार जो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले अनाउंस कर देती है, जिसके अंदर ये होता है कि भैया अगर फसल की कीमत बहुत भी कम हो गई तब भी एक मिनिमम अमाउंट सरकार फिक्स कर देती है जो किसानों के लिए रीजनेबल रहे, और उस पर सरकार फसल खरीदती है। ठीक है, एक आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हैरेसमेंट वुमेन फेसेस ऑनलाइन, ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था, तो इसको जरूर देखेंगे। और आज की न्यूज़पेपर में द हिंदू से हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इट इज राइट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन टू 21। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों से एक सिंपल बात करनी है कि अभी इस पे क्या चल रहा है। देखो, हुआ ये था कि चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए थे। पूरा नाम है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये पार्लियामेंट में आपके आया और चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन फिर इसके बाद अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल किया, तो उसके बाद इसको रेफर कर दिया गया है स्टैंडिंग कमेटी को। इसमें करना क्या था, 18 से 21 साल महिलाओं की शादी की एज करने की बात हुई थी। ये तो इस पर फिलहाल अभी क्या चल रहा है वो है। अब थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखते हैं। तो भारत में ना ये किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया था, अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना, जया जेटली कमेटी के द्वारा 18 से 21 करने की बात यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCM में 2006 से उसी में अमेंडमेंट लाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। देखो, भारत में पहली बार चाइल्ड मैरिज को रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए जो कानून आया था उसका नाम था शारदा एक्ट 1929। ठीक है, 1929 में शारदा एक्ट के नाम से ऐसा कानून आया था, जिसको बाद में नाम चेंज करके चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 भी कर दिया गया था। फिर देखो क्या हुआ, 1978 में इसी में अमेंडमेंट लाके जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको 18 घोषित कर दिया गया फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। फिर 2006 में इसमें फिर अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन एज को जो है वो सेम रखा गया। अब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन में हमारे देश में क्या एज रखने की बात करता है शादी के लिए, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 वो कहता है कि 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज होनी चाहिए ब्राइड की एंड 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए ग्रूम की। इस्लाम के अंदर कोई भी माइनर जो पुबर्टी अटेन कर लिया है, अभी बायोलॉजिकल टर्म है, तो उनको शादी जो है वो वैलिड है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड की मैरिज, जो 18 या 21 वाला कॉन्सेप्ट है उसी पे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जानी, जो भारत में डिफरेंट रिलीजन के अंदर शादी के लिए क्या प्रावधान है और क्या अभी सरकार करने की कोशिश कर रही है, क्या फ़ायदे हैं अगर ये मिनिमम एज जो है इसको वुमेन्स की बढ़ा के 18 से 21 कर दिया। तो सबसे पहला फ़ायदा तो होगा कि इससे जो है वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। अभी क्या होता है ना, 18 तक जो बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं अब तो शादी करनी है, और जब 21 हो जाएगा तब वहाँ पर पढ़ाने का मौका और ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पढ़ेंगी। चाइल्ड मैरिज टैकल होगा इससे, है ना। और
बहुत सारी इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा होगा। देखो 18 की एज में कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक तरीके से इतना महिलाएं जो हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, और जब डेवलप नहीं होती हैं फिर उनकी शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद उनको बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें से भी यहाँ पे चीज़ें बचेंगी। माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, तो उन सब से बचेगी महिलाएं। अब इसके देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस। देखो शादियां तो अभी भी होंगी और 18+ पे ही होंगी। अब उससे क्या होगा, ये कानून आ जाएगा तो वो तो क्रिमिनल शादियां हो जाएंगी, क्रिमिनलाइज हो जाएंगी, सजा का प्रावधान होगा तो सजा मिलेगी, फिर यही होता रहेगा। दूसरा क्या है, भारत में एजुकेशन नहीं है लोगों के अंदर, तो लोग ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतना जल्दी। अभी भी भारत के काफ़ी जगहों पर, राजस्थान में आप देखते हो कि बाल विवाह होता है, 14-15 साल में, 6-7 साल में लोगों की शादी कर देते हैं। ऑल्दो उसका एक नियम होता है कि एक पर्टिकुलर एज तक महिलाएं जो हैं वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं, लेकिन ये शादी होती है, बाल विवाह होता है, और अभी तक एजुकेशन इस लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो इस चीज़ को भी लोग एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, हैरेसमेंट वुमेन फेसेस ऑनलाइन। ये आर्टिकल जरूर डिस्कस करने लायक है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। ये फॉर्मर IPS हैं, उन्होंने ही लिखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात सिंपल शब्दों में पूछना चाहूँगा कि आपको क्या क्या कारण अपने दिमाग में लगते हैं जिससे आपको लगता है किस किस तरीके से महिलाओं का बुलिंग जो है वो करी जाती है, हैरेसमेंट जो है वो ऑनलाइन किया जाता है, क्या क्या आपको लगता है वजह? तो देखो सबसे पहले है मॉर्फिंग द इमेज। आप देखते हो कि किस तरीके से पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ जो कुछ करते हैं तो उनकी फ़ोटो को मॉर्फ करके किसी और की फ़ोटो लगा दी जाती है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं, तो आम जनता के साथ तो बहुत कॉमन है, लोग ये करते हैं। दूसरा हम देखते हैं प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग मतलब एक फेक ID बना दी, फेक चीज़ें लिख दी, आपका नंबर पब्लिक कर दिया, फिर आपको पता नहीं उसमें लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर देखिए क्या होता है, जब आपकी शादी होने वाली होती है तब आपके फेक अकाउंट बना के आपकी पुरानी पिक्चर्स को पोस्ट कर दिया जाता है। ये मोस्टली एक्स बॉयफ्रेंड या पुराने फ्रेंड्स करते हैं जिनके पास आपकी फ़ोटोज़ होती हैं और वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो या आपसे कुछ बदला निकालने के लिए कोई ऐसा करता है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। साइबर स्टॉकिंग बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लोग जो हैं वो डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली फ़ोटोज़ देख रहे हैं, डेली आप तक आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साइबर बुलिंग वन ऑफ द बिगेस्ट अभी आजकल चल रहा है। आपको मैसेज करना, धमकाना, आपका साइकोलॉजिकली लेवल से आपको खेलना, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ आज की डेट में ऑनलाइन हैरेसमेंट में देखा जा रहा है। अब आ जाते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में जो कल आया था, और द हिंदू में तो आज मैंने डिस्कस किया। इंडियन एक्सप्रेस का एक कल का आर्टिकल था, ये अच्छा था इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो ऑफिसर हैं ये जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने कहा कि जब मैं चार्ज में थी तो मुझे एक बार एक कंप्लेन आई थी मेल के थ्रू कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी। एक यंग लड़की थी, उसको ऐसे ही साइबर क्राइम के थ्रू साइबर हैरेसमेंट किया जा रहा था, और शी वॉज कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे जब ये चीज़ घटी थी 2011 में। तो ये तो इन्होंने एक केस बताया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुल्ली बाई वाला जो ये केस है ये अभी न्यूज़ में आया, इससे पहले एक सुल्ली डील वाला केस आया था, बट ये तो बहुत चंद ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। बट कितने सारे ऐसे मामले डेली बेसिस पे इंडिया में होते हैं जो बहुत बार रिपोर्ट भी हो जाते हैं, तब भी उस पर कोई फैसला नहीं होता है, और बहुत बार महिलाएं जो हैं वो संकोच करती हैं रिपोर्ट करने में भी। तो अगर आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो भारत में करीबन 825 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, और ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हरेसमेंट के चांसेस भी इसके साथ बढ़ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम राइटर सोचती हैं कि क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कंप्लेन नहीं होना। कंप्लेन बहुत बार महिलाएं जो हैं वो ये नहीं करती हैं। इसका एक कारण ये होता है कि वो सोचती हैं कि अगर वो कंप्लेन करेंगी तो लोग उनको जज करेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। काफ़ी बार ऐसा सुनने मिलता है कि गलती तो लड़की की होगी तभी वो ऐसा कुछ किया। अगर किसी लड़की ने कभी किसी को दोस्त समझ के बात कर ली, बाद में वही उसके साथ गलत कर रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से एक तो ये राइटर यहाँ पे क्वेश्चन उठा रही हैं कि कंप्लेन ज़्यादा करना चाहिए और इसके लिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। देखो भारत में साइबर क्राइम्स का एक आंकड़ा देखो रखा है जो कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। 2020 के अंदर 50,000 के आसपास साइबर क्राइम्स के मामले आए थे, जिसमें 10,000 के आसपास महिलाओं के ऊपर ही थे। तो आप देख सकते हो कि 20% केसेस तो ये साइबर हरेसमेंट वाले वुमेन हरेसमेंट वाले ही थे साइबर बुलिंग के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि किस तरीके से भारत में इस लेवल पे, मैसिव लेवल पे ये जो वुमेन्स का हरेसमेंट ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा देखो बहुत बार क्या होता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ये इंटरनेशनल सर्वर से करी जाती हैं, दूसरे कंट्री से लोग बैठ के करते हैं,
और भारत जो है अभी टेक्नोलॉजिकली इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वो चीज़ उनको कैप्चर कर सके। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि लोकल लेवल पे पुलिस में केस जाता है। अब लोकल पुलिस के पास तो ढंग से अपना इकोसिस्टम ही नहीं है कि वो कुछ फ्रॉड व्रॉड को पता कर सके। नॉर्मल केसेस तो सॉल्व होते ही नहीं है, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ। तो ये साइबर केसेस वहाँ से लोकल पुलिस वाले कैसे सॉल्व करेंगे? फिर देखो लोकल पुलिस जो है वो लैक ऑफ साइबर नॉलेज है, उनको भैया पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज़ FIR भी दर्ज नहीं होती, मैंने जैसा कि आपसे बोला। ये सब हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि क्या इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो पहले तो जनता को इनकरेज करो, महिलाओं को इनकरेज करो, उनका ऐसा इकोसिस्टम बनाओ। और मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को इनकरेज करो। कभी कभी क्या होता है ना, लड़कियाँ सोचती भी कंप्लेन करने की, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस के चक्कर में, माता पिता के चक्कर में नहीं करती हैं। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करना चाहिए। कन्विक्शन रेट बढ़ाना चाहिए। देखो अभी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कन्विक्शन रेट मतलब कि जिन पे केसेस दर्ज भी हो जाता है उन पे भी कोई फैसला नहीं आता है। तो ये बड़ी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फिर लोग सोचते हैं कि यार जब कुछ होना ही नहीं है तो फालतू में नाम काहे खराब करें, क्यों ही जाएं, क्यों ही इतना पैसा खर्च करें। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड भी अलग अलग स्टेट्स को दिया है अंडर साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। इसमें ये था कि भैया लोगों को, जो पुलिस है, जो लोकल अधिकारी हैं आपके, उनको ट्रेन करो और इस फंड का यूज़ करके टेक्नोलॉजी लेके आओ अपने यहाँ। लेकिन अभी काफ़ी सारे स्टेट जो हैं वो इस फंड को यूज़ तक नहीं कर पाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई थी और राइटर ने जो है इनको पॉइंट आउट किया। आगे बढ़ें उससे पहले गाइस, अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्लैट यूजी 2022 के मॉक्स ले सकते हैं। क्लैट यूजी 2022 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2023 का जो ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है आप उसको परचेस कर सकते हैं। हमारा क्लैट जीके बूस्टर 2022 के लिए आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी का मॉक हमारे यहाँ अवेलेबल है। क्लैट पीजी 2022 के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है। LLM की बात यहाँ पे हो रही है। एंड क्लैट पीजी LLM 2023 के लिए ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद एनालिसाइड की अगर मैं बात करूँ तो एनालिसाइड 3 ईयर लॉ जो है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका हमारा कोर्स चल रहा है। ड्यूअल LLB का हमारा कोर्स चल रहा है। ड्यूअल LLB की मॉक आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में से जिसमें भी आप इनरोल करना चाहें, करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से ऐप की लिंक डाउनलोड करनी है, ऐप को डाउनलोड करना है उस लिंक से, और स्टोर सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेस कर लेना है। जो डेस्कटॉप से विजिट कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बाद देखो EWS कोटा पे फिर से एक नई चीज़ देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 लाख EWS जो कैप है ये काफ़ी स्टडी के बाद आई है। लेकिन जो हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ है उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि भैया ये EWS केम इनटू फोर्स इन जनवरी 14, 2019 और आपने ये 8 लाख की कैप जो है वो 3 दिन बाद 17 तारीख को घोषित कर दी। तो ये 3 दिन में कौन सी स्टडी हो गई? तो ये मामला है। अभी इस पर फाइनल कुछ वर्डिक्ट आया नहीं है, जब आएगा तब अच्छे से इसको देखेंगे। फिर देखो क्या है अगला आर्टिकल, गवर्नमेंट पैनल टू प्रोब सिक्योरिटी लैब्स। ये आर्टिकल जो है ये बात करता है ये किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सिक्योरिटी लैब्स हुई थी, हमने देखा था भटिंडा से वो फिरोजपुर जा रहे थे, रास्ते में रोड ब्लॉकेज हुआ और उसी के चलते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया ये रिस्क है और इस पर जवाब मांगा है। इवन प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज़ किया है हमारे देश के कि ये जो चीज़ हुई है सही नहीं हुई है। पर बवाल अपना चल रहा है, कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी इस पर अपना कुछ कह रही है। इसके बाद है ऑफेंसिव एप्स क्रिएटर कॉट फ्रॉम आसाम बाय दिल्ली पुलिस। ये जो बुल्ली बाई के क्रिएटर थे ये आसाम भागे हुए थे, इनको वहाँ से पकड़ लिया गया है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी। इसके बाद है रशिया लेड ट्रूप्स डिप्लॉयड इन कजाकिस्तान। अब ये क्या मामला है? रशिया में देखो, रशिया और कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ। दोनों ही ना मेंबर हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। इसको आप ना ऐसे कंपेयर कर लो जैसे नेटो है ना, काइंड ऑफ उस तरीके का एक ग्रुप है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 6 कंट्रीज के बीच में, जो कि 2002 में इफेक्ट में आया था और 1992 में इसको रखने की बात करी गई थी, बनाने की बात करी गई थी। ताशकेंट ट्रीटी हुई थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992। इसका रशिया में मॉस्को के अंदर कैपिटल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक दूसरे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कलेक्टिव बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस, टेरिटरी इंटीग्रिटी, आपस में इन सब कंट्रीज के बीच में बना के रखना, और कोई भी इनमें से कंट्री प्रॉब्लम में आती है तो दूसरी कंट्री उसके साथ खड़ी हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और देख लो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं CSTO के मेंबर्स। तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड तजाकिस्तान। अफगानिस्तान और सर्बिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट हैं CSTO के अंदर। अब यहाँ पे क्या मामला है? देखो कजाकिस्तान के अंदर ना न्यू ईयर आते आते, वैसे देखो कजाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली क्राइसिस से तो बहुत जूझता रहता है और अभी न्यू ईयर आते आते यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनली डिस्टर्ब हुई हैं, जॉब थोड़ी सी कम हो गई है लोगों के बीच में। तो लोग जो है ना सड़कों पे प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं।
अब प्रोटेस्ट पे उतर आए ना, तो फिर उसके चक्कर में जो पुलिस थी उन्होंने लाठीचार्ज वार्ज किया और कुछ एक्शन लिया, जिसके चलते हुए काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स की मृत्यु भी हो गई। अब क्या है, मामला और बड़े लेवल पे बढ़ चुका है। अब वहाँ पे वायलेंस होने लग गए। इवन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये जो है ये टेररिस्ट लोग हैं, इनको प्रॉपर ट्रेन किया गया है फॉरेन कंट्री से और इनके अगेंस्ट में हमें एक्शन चाहिए। और फिर उन्होंने CSTO की तरफ देखते हुए रशिया से मदद मांगी है और रशिया ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ में था। ठीक है, अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायेव इनका नाम है, इन्होंने रशिया से अपील करी थी और रशिया ने अपनी ट्रूप्स जो है इनके यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। अभी रशिया का नाम आया है तो एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही समझा देता हूँ मैं आपको। रशिया, यूक्रेन, USA या फिर रशिया, यूक्रेन और नेटो, इन तीनों में भी पंगा चल रहा है। क्या मामला है, देखो रशिया जो है ना उसका पड़ोसी देश है यूक्रेन। यूक्रेन जो है ना वो नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही है काफ़ी समय से, और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बने, क्योंकि यूक्रेन जो है ना वो जुड़ा हुआ है रशिया से। तो अगर नेटो का पार्ट हो जाएगा तो फिर नेटो के पास एक एडवांटेज हो जाएगा। तो रशिया नहीं चाहता, इसलिए रशिया ने अपनी जो फोर्सेज है ना वो यूक्रेन के पास बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखी हैं और वॉर तक की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। तो ये भी अभी न्यूज़ में था तो मैंने आपको बता दिया। और फिर रशिया ने US से कहा है, नेटो से कहा है कि भैया आप इनको मेंबर नहीं बनाओगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। इसके बाद क्या है, रीनेमिंग अरुणाचल लोकेशंस अ रिडिकुलस एक्सरसाइज से इंडिया। तो ये देखिए हमने ये आर्टिकल एडिटोरियल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और इसमें हुआ क्या था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज कर दिए थे। भारत ने कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, अरुणाचल पार्ट तो हमारा ही है, हमारे पास ही है, तुम अपने हीरो बनते रहो। ऐसा चाइना क्यों करता है? चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल को हम अपना पार्ट मानते हैं। मैंने आपको बताया कि अरुणाचल को चाइना कहता है कि साउदर्न तिब्बत का ये पार्ट है। इसके अलावा चाइना ने अभी लद्दाख में जो ब्रिज बना रहे हैं उसके ऊपर भी बवाल चल रहा है। चाइना ये सब करता क्यों रहता है? तो देखो उसको अपनी डोमिनेंस दिखानी होती है, तो समय समय पे चीज़ें जो हैं वो इस तरीके की करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज आज का हमारा सेशन। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने ये चाइना वाला मामला देखा, हमने CSTO के बारे में पढ़ा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने रशिया कजाकिस्तान के बारे में देखा, और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू देखा है रशिया, नेटो एंड यूक्रेन वाला, जो आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ऑफेंसिव ऐप क्रिएटर्स अरेस्ट हो गए हैं, और सिक्योरिटी लैब्स वाली बात देखी, 8 लाख EWS वाला जो शॉर्ट न्यूज़ देखा। आप हमारे कोर्सेज में गाइस इनरोल करना चाहें, CLAT UG, CLAT PG, NLSAT, DU LLB, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए एंड कोर्सेज में इनरोल करिए। हमने यहाँ पे एडिटोरियल देखा द हिंदू का, पहले देखा द हिंदू का हमने पहले देखा अबाउट द मैरिज ऑफ वुमेन, 21 करी जाए कि ना करी जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने ये तो डिस्कस नहीं किया। यार देखो इसमें ना ओपिनियन है, सिंपल ओपिनियन है लोगों के, एक ने क्रिटिसाइज किया, एक ने सही कहा है, और वो हमने लास्ट में देखो यहाँ पे ओपिनियंस में देख लिया है, वही चीज़ें इन्होंने घुमा फिरा के कही हैं। तो आप लोगों का मैं ओपिनियन मांगता हूँ कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताइए जो ये 21 साल करी जा रही है, इज इट गुड? और ये छोड़ देना चाहिए लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन पे कि भैया कब शादी करनी है। तो ये सब चीज़ हमने आज के सेशन में देखी, एंड थैंक यू सो मच गाइज। संडे में ऑल इंडिया मॉक देना मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट है CLAT UG एंड CLAT LLM के लिए। आई होप आप लोग अच्छे से इसको देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।